साथियों, हमारे जो चैप्टर चल रहे थे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की हम बात कर रहे थे। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे क्या, गुणसूत्र। क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्र। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। क्रोमोसोम। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्रोमोसोम। देखो, सबसे पहले क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है, ये इसका जो नामकरण और इसकी जो खोजकर्ता की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो खोजकर्ता की बात करते हैं तो स्टारबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। और अगर नामकरण की बात करते हैं तो बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का नामकरण किया था। तो इन चीज़ों को आप नोट करना। बात करते हैं गुणसूत्र के। ये आपके सामने गुणसूत्र की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ की खोजकर्ता की। अगर खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोजकर्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टारबर्गर। ये खाने वाला बर्गर नहीं है, ये है स्टारबर्गर। ये जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, गुणसूत्र की क्या की थी, खोज की थी। अब इसके बाद हम देखेंगे खोज के बाद। खोज तो इसने कर दी कि ये ऐसे गुणसूत्र होता है, क्रोमेटिन धागे वगैरह, ये क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं डीएनए के साथ साथ। लेकिन इसकी वाल्डर जो नामकरण किया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो नामकरण की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो नामकरण वाल्डेर नामक वैज्ञानिक द्वारा क्या किया था, गुणसूत्र का नामकरण किया गया था। ये हमारे पास हो गए दो वैज्ञानिक जिन्होंने अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य किया। यानी कि खोजकर्ता की बात करते हैं तो स्टारबर्गर ने क्या किया था, गुणसूत्र की खोज की थी। अगर नामकरण की बात करते हैं तो वाल्डर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की क्या की थी, नामकरण किया था। अब हम देखते हैं कि जो मानव होता है, मानव शरीर में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की हम बात करते हैं तो मानव शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला होता है एलिंग गुणसूत्र और जो दूसरा होता है वो लिंग गुणसूत्र। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनके द्वारा यानी कि लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनके द्वारा मानव में लिंग का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि इन दोनों का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो जो मानव होता है उनमें दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक होता है एलिंग गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। जो एलिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 44 यानी कि 22 जोड़ी। अगर बात करते हैं लिंग गुणसूत्रों की तो उनकी संख्या होती है 2, एक जोड़ी यानी कि एक्स और वाई। अब देखो, महिलाओं में और पुरुषों में क्या होता है, जैसे महिला होगी उनमें लिंग गुणसूत्र अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि इनमें अंतर पाया जाता है। अंतर क्या पाया जाता है, जैसे महिला होती है उसमें एक्स प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों ही लिंग गुणसूत्र। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एक्स और वाई प्रकार का क्या पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अब हम इधर देखते हैं इनकी कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के प्रकार। मानव शरीर में गुणसूत्र। तो जो मानव शरीर होता है उनमें गुणसूत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं दो प्रकार के। पहले होते हैं एलिंग गुणसूत्र और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। वीडियो के साथ आप अनंत तक बने रहे और क्लास का आनंद लेते रहे। देखो, आज आपको ये भी बताया जाएगा कि लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है और कैसे लड़का पैदा होगी या लड़की पैदा होगी इसका पता हमें चलता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एलिंग गुणसूत्र। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 44। बात करते हैं यानी कि 22 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हो गए 22 जोड़ी यानी कि 44 क्रोमोसोम। और हम इसमें बात करते हैं तो ये तो एक जोड़ी की बात करते हैं, यानी कि दो तो इसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे। अगर जोड़ी पूछी जाती है तो जोड़ी की जो संख्या होती है वो होती है 1। और अब देखो, ये हो गया यहाँ पर XX यानी कि ये हो गया पुरुष, ये महिला। महिला में लिंग जो गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग वो होता है XX प्रकार के, और जो पुरुष होते हैं उनमें पाया जाता है X और Y प्रकार के गुणसूत्र।
तो ये था हमारे पास मानव शरीर में गुणसूत्र। अब देखो मानव शरीर में गुणसूत्र की हम बात करेंगे तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि संरचना होती है, इसमें कौन कौन से शब्द हमें देखने को मिलेंगे, हम क्या क्या इनमें पढ़ेंगे। देखो टीलोमेर हो गया, सेंट्रोमेर हो गया, सिस्टर क्रोमेटिन हो गई, ओराई स्थल हो गया, सैटेलाइट हो गया, और ये जो काइनेटोफोर होता है ये हो गया। तो हम इन सभी चीज़ों को एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गुणसूत्र होता है, इसमें जो ओराई स्थल होता है, इसका जो कार्य होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो ओराई स्थल होता है गुणसूत्र में, वहाँ पर क्या होगा। तो देखो इधर देखिएगा, हम बात करते हैं ओराई स्थल की। ओराई स्थल पर क्या होता है, गुणसूत्र का वह भाग होता है जहाँ क्या होती है, प्रतिकृति होती है, उसे क्या कहेंगे, ओराई स्थल कहा जाता है। प्रतिकृति का मतलब जानते हो, जैसे कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना, यानी कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार होना। तो यहाँ पर जो ओराई स्थल होता है साथियों, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है प्रतिकृति होती है यहाँ पर। ये बात आपको नोट करके याद रखनी होगी कि जो ओराई स्थल होता है गुणसूत्र में, वहाँ पर क्या होता है, हम बात करते हैं ओराई स्थल की। तो ओराई स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, प्रतिकृति होगी। यहाँ पर क्या होगी, प्रतिकृति। हम पूरे की बात करते हैं तो गुणसूत्र का वह स्थान होता है जहाँ पर क्या होती है, प्रतिकृति होती है, उसे क्या कहा जाता है, ओराई स्थल कहा जाता है। तो गुणसूत्र का वह भाग, वह स्थान जहाँ पर प्रतिकृति होती है, उसे क्या बोला जाएगा, ओराई स्थल बोला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोमियर। अब ये क्या होता है, सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रोमियर होता है ये क्या होता है, प्राथमिक संकीर्ण होता है। अभी जो ये सेंट्रोमियर होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो जो ये क्या होंगे, ये क्या करेगा, ये जो सेंट्रोमियर होता है, देखो इनको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर, देखो इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिन। तो ये सिस्टर क्रोमेटिन है, यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट हो रखी है, तो कनेक्ट हो रखी है। तो जो सेंट्रोमियर होता है इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिन को क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो तब विभाजन के दौरान सिस्टर क्रोमेटिन को क्या कर देता है, अलग करने का कार्य करती है। जो सेंट्रोमियर होता है, देखो दूसरा हमारे पास होगा सेंट्रोमियर। हम बात करेंगे सेंट्रोमियर की, इसको बोला जाएगा प्राथमिक संकीर्ण, प्राथमिक संकीर्ण। अभी जो सेंट्रोमियर होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, आप नोट कर सकते हो। यानी कि जो ये गुणसूत्र ये होता है, गुणसूत्र का ये भाग जो होगा, यानी कि सेंट्रोमियर प्राथमिक संकीर्ण, ये क्या करता है, ये सिस्टर क्रोमेटिन को, ये रही सिस्टर क्रोमेटिन, इनको क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा। और जब विभाजन की संभावना आ गई, यानी कि विभाजन की हमें नीड होगी, जरूरत होगी, तो ये क्या करता है, ये सेंट्रोमियर इन दोनों को, यानी कि इन क्रोमेटिन सिस्टर को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं टेलोमियर। आपको दिखाई दे रहेगा संरचना में टेलोमियर। अब देखो, अब ये जो टेलोमियर होता है ये क्या होता है, गुणसूत्र के जो सिरे होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, ये यहाँ दिख रहे हैं सिरे, ये इनको क्या बोला जाता है, टेलोमियर। तो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, टेलोमियर। अब देखो टेलोमियर हो गए, इसमें क्या देखेंगे हम, अगर टेलोमियर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये देखो गुणसूत्र, इनके जो सिरे होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, टेलोमियर कहा जाता है। अब देखो जो टेलोमियर होता है, टेलोमियर गुणसूत्र की ध्रुवणता को क्या करता है, बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है, क्योंकि टेलोमियर में ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। समझ में आ गई। यानी कि टेलोमेयर में हम बात करते हैं तो क्या पाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कि टेलोमेयर में ग्वानिन की किसकी मात्रा पाई जा सकती है, यानी कि पाई जाती है, तो आप बता देना। ग्वानिन और नाइट्रोजन क्षार की मात्रा होती है वो क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो टेलोमेयर देखो, इसके बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं, टेलोमेयर के बारे में हम एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि गुणसूत्र के सिरों को क्या कहा जाता है, टेलोमेयर कहा जाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, इसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। फिर हम देखेंगे टेलोमेयर और क्या कर सकता है। जो टेलोमेयर होता है ये क्या करेगा, गुणसूत्र की जो ध्रुवणता होती है ना, ध्रुवणता, उसको क्या करता है, बनाए रखते हैं। ये बात हो गई दूसरी। हम एक बात और बता सकते हैं इसके बारे में, जो टेलोमेयर होता है उसमें ग्वानिन और जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसकी मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो टेलोमेयर में ग्वानिन और नाइट्रोजन क्षार की मात्रा क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। हम एक बात और लिख सकते हैं, नोट। क्या लिख सकते हैं, नोट। अगर हम नोट की बात करते हैं तो साथियों इधर इसमें होता क्या है, देखो एक क्रियाशील गुणसूत्र में क्या होंगे, क्रियाशील का मतलब एक्टिव। अब जो गुणसूत्र इनएक्टिव है तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुणसूत्र इनएक्टिव हो गया उसकी क्या बात करना। हम बात करते हैं एक्टिव गुणसूत्र की, यानी कि सक्रिय गुणसूत्र की। तो एक सक्रिय गुणसूत्र में, यानी कि एक क्रियाशील गुणसूत्र में ओराई स्थल, सेंट्रोमेयर तथा टेलोमेयर क्या होंगे, पाए जाते हैं। अर्थात कृत्रिम गुणसूत्रों के निर्माण में इन भागों का उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बोल दिया कि एक जो एक्टिव गुणसूत्र होता है उसमें ओराई स्थल होगा, सेंट्रोमेयर होगा,
और टीलोमियर होता है, यानी कि तीनों चीज़ पाई जाती हैं। तो अगर हमें कृत्रिम गुणसूत्र बनाने की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, अर्थात जो कृत्रिम गुणसूत्र में जो कृत्रिम गुणसूत्र होता है उसके निर्माण में इन भागों का उपयोग किया जाता है। इन भागों का मतलब यहाँ से ये होगा, जैसे ओराइकल, सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर, ये बात होगी किसकी, गुणसूत्र की। अब देखो गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो द्वितीय संकर होते हैं वो कौन से होते हैं, किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक संकरण की हमने बात कर ली। प्राथमिक संकरण की बात करने के बाद ये प्रश्न एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, देखो कैसे होगा, क्योंकि गुणसूत्र में जो पाए जाने वाले क्या होते हैं, गुणसूत्र में पाए जाने वाले द्वितीय संकीर्ण किसका निर्माण करते हैं, तो द्वितीय संकीर्ण, प्राथमिक संकीर्ण तो ये हो गई, लेकिन जो द्वितीय संकीर्ण होते हैं गुणसूत्र में पाए जाने वाले द्वितीय संकीर्ण ये किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं RRNA का। किसका निर्माण करेंगे, RRNA का। ये बात भी आप नोट करके रखना कि जो गुणसूत्र में पाए जाने जो द्वितीय संकीर्ण होते हैं वो RRNA का निर्माण करते हैं। अब देखो मानव में एक बात और आप नोट लगा के याद रखना, अगर हम बात करें मानव की तो मानव में 13, 14 और 15, 21, 22 जो गुणसूत्र होते हैं इन पर क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। ये बात देखो नोट करते रहना, क्योंकि आज जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी धीमी भी है और आप अच्छे से नोट कर भी सकते हो। वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपको इनको उतार लेना चाहिए, क्योंकि अब देखो बात करते हैं नोट। हमने क्या बात की कि जो मानव होता है, मानव में पाए जाने वाले द्वितीयक संकीर्ण होते हैं वो RRNA का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जो RRNA के निर्माण करते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मानव के द्वितीय संकीर्ण होते हैं वो किन किन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जो एक गुणसूत्र होता है 13, 14 और 15, और देखो एक बात और, जो 13, 14, 15 गुणसूत्र होते हैं इनमें हमने 13वां गुणसूत्र तो पढ़ भी लिया, और बात करते हैं 21 और 22। ये जो गुणसूत्र होते हैं इन पे क्या पाए जाते हैं, द्वितीयक संकीर्ण पाए जाते हैं। तो आप ये जो गुणसूत्र होते हैं 13वें गुणसूत्र, अब इनकी बात करते हैं अपन, तो इन्हें क्या बोला जाता है, बोला क्या जाएगा, इनके ऊपर क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, द्वितीय संकीर्ण, द्वितीयक संकीर्ण नहीं सॉरी द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। देखो 13, 14, 15, 21 और 22 जो गुणसूत्र होते हैं इनके ऊपर क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। अब जो द्वितीयक संकीर्ण होते हैं इनकी स्थिति निश्चित होगी या अनिश्चित होगी, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो 13, 14, 15, 21, 22 जो गुणसूत्र होते हैं उन पे द्वितीय गुण संकीर्ण पाया जाता है। तो पाया जाएगा तो कन्फर्म ये हो गया कि इनकी जो स्थिति होती है वो कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी। तो आप इनको थोड़ा दिमाग पे जोर देके एक बात ये सोचना कि अगर 13, 14, 15, 21, 22 जो गुणसूत्र होते हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं द्वितीयक संकीर्ण, और द्वितीयक संकीर्ण कैसे होंगे, इनकी जो स्थिति होगी वो होगी निश्चित, यानी कि द्वितीय संकीर्ण की स्थिति कैसी होती है, निश्चित होती है। ये बात होगी यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर, अगर सोच जाए हमारे पास सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्रों के प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इनको थोड़ा साफ करना ही पड़ेगा। अब इधर देखिएगा आप, हमारे पास होता है सेंट्रोसोम, और उसकी स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं उनके प्रकार हम देखेंगे। वो देखो सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। तो हम देखते हैं सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। जो हमारे पास सेंट्रोसोम होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें होता है, एक होता है मेटासेंट्रिक। अब देखो मेटासेंट्रिक का मतलब आप जानते होंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेटा का मतलब मध्य की बात होगी। तो जो मेटोसेंट्रिक होता है,
तो साथियों इनकी जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, वो होगी मध्य भाग में, यानी कि बीच में। ये बात होगी किसकी, मेटासेंट्रिक की। खुदा देखो पहला होगा मेटासेंट्रिक। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है मेटासेंट्रिक। सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं उनके प्रकार कितने होंगे देखते हैं अभी। पहला होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब जो ये गुणसूत्र होता है यानी कि इनकी स्थिति कहाँ पर होगी, बीच में होगी। सेंट्रोसोम की जो स्थिति होगी, सेंट्रोसोम कहाँ पर होगा, इसमें मध्य में होता है। सेंट्रोसोम मध्य में होता है। देखो हम बात करें सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार, इस स्थिति का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोसोम कहाँ पर पाया जाता है, ये बात हुआ ना। तो हम सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर ये चीज़ें हम देख रहे हैं इनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक हो गया, और मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो मेटासेंट्रिक का मतलब होता है मध्य में, और मध्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होगा इसकी स्थिति होगी मध्य में। तो हम लिख सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा, मध्य में, यानी कि बीच में पाया जाता है। ये एक बात होगी। हम दूसरी बात करते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक का मतलब अभी हमने पढ़ा, टेलो का मतलब होता है उनके सिरे। तो जो टेलोसेंट्रिक होते हैं उनकी स्थिति यानी कि सेंट्रोसोम कहाँ पर पाया जाएगा, सिरों पर पाया जाता है। तो ये होगा टेलोसेंट्रिक, ये होगा हमारे पास टेलोसेंट्रिक। हम बात करते हैं टेलोसेंट्रिक की, तो इनकी स्थिति जो यहाँ पर सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम वो कहाँ पर पाया जाएगा, सिरों पर पाया जाएगा, ठीक है, किनारों पर, सिरों पर। आई बात समझे। अब देखते हैं एक्रोसेंट्रिक। अभी एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है जैसे ये इसकी किनारा हो गया लास्ट वाला, तो इनकी जो पास होते हैं ना, पास की स्थिति, इनको बोला जाता है एक्रोसोम। तो जो ये एक्रोसेंट्रिक होता है इनका मतलब होता है सेंट्रोम, सिरों के पास में होते हैं। तो एक्रोसेंट्रिक हमारे पास होगा एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक कैसे डिफाइन कर लेंगे, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं तो एक्रोसोम क्या होगा, सिरों के पास स्थित होता है। ये बात होगी किसकी, एक्रोसेंट्रिक की। अब हम इसके बाद हमारा होगा सब मेटासेंट्रिक होता है। एक हमारे पास क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रोसोम मध्य भाग से थोड़ा क्या होगा, ऊपर होता है, मेटासेंट्रिक। देखो सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि किनारों से यानी कि सिरों से थोड़ा पास एक्रोसेंट्रिक हो गया। लेकिन जब सब मेटासेंट्रिक होता है ना, सब मेटासेंट्रिक, तो ये क्या होगा कि हमारे पास सेंट्रोसोम क्या होगा, मध्य भाग से थोड़ा ऊपर होता है। तो हम बात करते हैं क्या, सब मेटासेंट्रिक। अगर हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की, तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होता है इसकी जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, मध्य भाग से थोड़ी ऊपर की ओर होती है। तो हम देखते हैं जो सेंट्रोसोम होता है इसकी जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, मध्य भाग से थोड़ा ऊपर। ये बात हो गई किसकी, सब मेटासेंट्रिक। अब इसके बाद हम देखते हैं मानव में जो टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते। मानव में टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाई जाती। ये प्रश्न ऐसे कैसे एग्जाम में आया था कि मानव में कौन सा गुणसूत्र नहीं पाया जाता, तो हम बता सकते हैं कि जो टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र होते हैं, टेलोसेंट्रिक यानी कि ये क्या हो गए, मानव में नहीं पाए जाते। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र मानव में नहीं पाए जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट करके साइड में लिख लेना कि जो मानव में टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अब वाई गुणसूत्र एक्ट्रोसेंट्रिक होता है तथा एक्स गुणसूत्र सब मेटासेंट्रिक होता है। देखो एक्रोसेंट्रिक, ये रहा हमारे पास क्या, एक्रोसेंट्रिक दिखाई दे रहा है आपको। अभी जो एक्ट्रोसेंट्रिक होता है ये क्या होगा, जो वाई गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। जो वाई गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ये बात भी आपको याद रखनी है, जो वाई गुणसूत्र है कैसे होते हैं, वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोसेंट्रिक। लेकिन हम बात करते हैं एक्स गुणसूत्र की, तो ये कैसे होंगे, जो हमारे पास एक्स गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये दो बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है कि जो वाई गुणसूत्र होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक होते हैं, लेकिन जो एक्स गुणसूत्र होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मानव में जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर जीन पाई जाती है, उस जीन का नाम होता है SRY। देखो मानव में एक्स गुणसूत्र पर SRY जीन पाई जाती है, जो मानव के गुणों का क्या करती है, विकास करती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मानव में गुणों का विकास किस जीन के द्वारा किया जाता है, तो उस जीन का नाम होता है साथियों SRY। देखो SRY की बात करते हैं, SRY ये क्या है, ये जो SRY जीन होती है ये क्या करती है, मानव में गुणों का विकास करती है। और मानव में गुणा विकास करती है मतलब, और पाई कहाँ जाती है, ये वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर नहीं पाई जाती, वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, ठीक है।
ये पाए जाते हैं वाई गुणसूत्र पर। अब देखो उभयचरों में एक बात आप नोट करेंगे, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। जो उभयचर होते हैं, उभयचरों में क्या होगा, जो उभयचरों में लेप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनके अंडों में क्या होगा, अंड पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए अंडकों में पित्तकों की मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी वजह से होती है, क्योंकि उनमें पाया जाता है लेप ब्रश गुणसूत्र। अब ये हमारे पास हो गई किसकी बात, गुणसूत्र की बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा जो टॉपिक होगा, तो इधर देखिएगा आप, ये हमारे पास हो गई क्या, गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र पढ़ने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो होता है मानव में लिंग गुणसूत्र कैसे होता है, यानी कि लाल होगा या लाली होगी, इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। लाल लाली की बात यही कर लेते हैं। लाल लाली का मतलब समझ रहे हो ना, कि लड़का होगी लड़की होगी। इसका जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार होता है मानव में, तो हम देखेंगे मानव में लिंग गुणसूत्र, ये लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो मानव लिंग गुणसूत्र की बात, जो लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, और जो दूसरा होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होगा, या लिंग होगा वो 44 होते हैं, और ये बता दिया। अब हम ये देखेंगे कि जो मानव होते हैं, जैसे लड़का और लड़की की बात करते हैं, तो लड़का का मतलब ये हो गया लाल, यानी कि ये लड़का हो गया, और ये हो गया लाली, लाली का मतलब ये लड़की हो गई। ठीक है, इसके थोड़े ऊपर सिर पे लगा लेंगे फूल, तो ये लड़की हो जाएगी। अब देखते हैं और लाल और लाली की बात करते हैं, तो जो लाल होता है उसमें गुणसूत्र की स्थिति होती है ये 44 + x, y। जो लाली होती है उसमें स्थिति है 44 + x और y। ये होता है लाल और ये होता है लाली। लाली की बात करते हैं तो जो स्थिति होगी वो 44 + x होगी, x होगी। और जो बात करेंगे हम लाल की, तो इसमें जो स्थिति होगी 44 + xy होगी। ये बात यहाँ तक होगी। अब देखो इसमें भी इनका करेंगे हम डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड, जैसे 22 में हम देंगे क्या, इसका 2 का भाग। जैसे 2 का भाग देंगे तो होगा यहाँ पर 22 प्लस ये x, यहाँ से x प्लस लगा सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, और यहाँ पर देखो ये 44 + y। क्यों इनका हम क्रॉस करवाएंगे अभी, तो क्रॉस करवाने के लिए हमें ज़रूरत यह पड़ेगी कि इनको अलग अलग करना ज़रूरी है। तो ये देखो ये भी 22 हो जाएगा, अगर ये 22 होगा तो इधर भी 22 + x, इधर फिर 22 + x कर किया कुछ नहीं है, इनका 2 भाग कर दिए, ये 22 44, ये x और ये x यहाँ पर है। अब ये ऐसे कैसे हो गया, अब हम करेंगे निर्धारण। अब निर्धारण करना मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भाई कैसे होता है निर्धारण, ये इससे क्रॉस होगा और ये एक बार इससे होगा। तुम कैसे करवाएंगे, तो पहले ये इसके पास जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा। ये हमने क्रॉस करवाने का तरीका देखा था पहले। ठीक है, तो ये क्रॉस करवाने का तरीका आप देखो। अगर इसकी बात करते हैं y, ये 22 + x, इससे कनेक्शन करेंगे तो होगा क्या, 44 + x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये x और ये x, ये 22 ये 22, तो ये कैसे हो जाएगा 22 मतलब 44 + x हो गया, ये बात हो गई। अब ये 22 x इस 22 से अगर क्रॉस करेंगे तो होगा क्या, 22 x और x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखो ये यहाँ से करेंगे कैसे, तो ये कैसे हो जाएगा 44 + x, ये x और ये x, तो x और x ये भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी और इसकी, तो ये y और ये भी क्या हो जाएगा x, और ये तो ये 44 + ये y और ये x, तो ये हो जाएगा x और y। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ क्रॉस का होगा तो क्या होगा 44 + x और y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लाली होगी, ये भी लाली होगी, ये लाल होगा, ये लाल होगा। तो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण हुआ ये कैसे हुआ, 50-50% के आधार पर हुआ, क्योंकि 50% का मतलब ये 2 लड़के हो गए और 2 ही लड़कियां हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब जो मानव होता है इनमें लिंग गुण इस प्रकार होते हैं। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मानव में लिंग निर्धारण होता है वो मुख्य रूप से पिता के द्वारा होता है, यानी कि पुरुष के द्वारा होता है, क्योंकि उनमें जो दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और उनकी स्थिति होती है x और y। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक होगी क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं हम 50% लड़के और 50% क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि मेल हो जाएगा, और 50% क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा। तो ये हो गया कि लिंग का निर्धारण,
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मानव में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। कोई पूछे कि मानव में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो मानव में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब देखो, किसी दंपति में पुत्र तथा पुत्री होने की जो प्रायिकता होती है वो 50-50% होती है, क्योंकि हमने देख लिया दंपति का मतलब होता है लुगाई और आदमी, यानी कि पुरुष और महिला, यानी कि हस्बैंड पति, वाइफ एंड हस्बैंड। होगी बात समझ। अब देखो, वर्तमान में हम जो लिंग का पता लगाते हैं वो किस प्रकार लगाते हैं, हमें स्थिति का पता होना चाहिए। तो वर्तमान में लिंग का पता लगाने हेतु योनिक का जो सर्विक्स भाग होता है उसमें एम्ब्रियोटेंस नामक क्या पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ निकालकर उसकी सोनोग्राफी की जाती है। मैंने क्या बोला कि जो एम्ब्रियोटेंस नामक रासायनिक पदार्थ होता है कहाँ पर, योनि के सर्विक्स भाग में। देखो, ये योनि की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो योनि की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जो ये नीचे का भाग होता है इसको बोला जाता है सर्विक्स भाग, जो लास्ट का भाग होता है, और इसी भाग पर शुक्राणु छोड़े जाते हैं। तो ये सर्विक्स भाग होता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ से जो लिंग का वर्तमान में लिंग का पता लगाने हेतु योनि के सर्विक्स भाग से एक होता है एम्नियोटेंस नामक रासायनिक पदार्थ। यहाँ से एम्नियोटेंस नामक रासायनिक पदार्थ को निकालकर क्या किया जाता है, इसकी सोनोग्राफी की जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन ये जो है ये तरीका गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है, कन्या क्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या, यानी कन्या का माँ के गर्भ में ही क्या करवा दिया जाता है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये था हमारे पास। और देखो, जो होता है हमारे पास मानव का जो लिंग निर्धारण पिता द्वारा किया जाता है, मैंने बता दिया, क्योंकि पिता में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग पाए जाते हैं। पहला होगा एक्स और जो दूसरा होता है वाई। समझ में आ गई कि वर्तमान में लिंग का पता लगाने हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है कि योनि का जो सर्विक्स भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है एम्नियोटेंस नामक पदार्थ, और उस एम्नियोटेंस नामक पदार्थ को निकालकर क्या किया जाता है, उसकी सोनोग्राफी कर ली जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि ये जो होगी लड़का पल रहा है गर्भाशय में या फिर लड़की पल रही है। तो कुछ नालायक लोग ऐसे होते हैं, करते क्या हैं, ये पता चल जाता है कि लड़की माँ की गर्भ में पल रही है, तो उसको क्या करवा दिया जाता है, उसकी माँ के पेट में ही यानी कि गर्भाशय में बच्ची की क्या करवा दी जाती है, हत्या यानी कि करवा दी जाती है। तो ये एकदम तरीका गलत है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग करना ही कानूनी अपराध है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो समझ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।